सो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे। हार्दिक, अपनी ये एनोटेशंस बंद करो। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फाइलम, दैट इज नेक्स्ट किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटेस्टा। हमने कल तक जो किया था दैट वाज किंगडम मोनेरा। ठीक है, मोनेरा में सभी क्या थे? अगर हम कहें कि मोनेरा के सारे जो मेंबर्स हैं उनको आप एक वर्ड में कुछ डिफाइन करके बताओ, तो आप एक वर्ड या 2 वर्ड्स में एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन में मोनेरा को कैसे डिस्क्राइब करोगे? दे ऑल आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। सबके सब एक ही सेल के बने हैं और सबके सेल की ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो मोनेरा को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। ऐसे ही प्रोटिस्टा में अब हम एक बार रिकॉल करें आरएच विटेकर के बारे में, तो हम प्रोटिस्टा के बारे में और कुछ भी जान पाएंगे। आरएच विटेकर की क्लासिफिकेशन हमें क्या कहती थी कि जितने भी वर्ल्ड के लगभग 1.7 मिलियन जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उन्होंने डिवाइड किया था 5 किंगडम में, राइट। और ये 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन उन्होंने दी थी किसके अकॉर्डिंग? 5 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। क्राइटेरिया नंबर 1 क्या था? सेल का स्ट्रक्चर। फर्स्ट था सेल का स्ट्रक्चर। फिर हमने क्या किया था? सेकंड था थैलस ऑर्गेनाइजेशन, कि बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, सेल में, टिश्यू में, ऑर्गन में। तीसरा क्राइटेरिया था रिप्रोडक्शन। एक क्राइटेरिया और था दैट वाज न्यूट्रिशन। और जो फिफ्थ वाला था दैट इज फाइलोजेनेटिक। तो इन सब के पूर्वजों के हिसाब से, इन सब क्राइटेरिया के हिसाब से हमने जो है अब जो कुछ ऑर्गेनिजम्स थे उनको रखा अंडर प्रोटिस्टा, क्योंकि इन सब में सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल स्ट्रक्चर था एक जैसा था, वो क्या था? ये सब के सब क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब इनकी सेल की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? यूकैरियोटिक, मतलब एक मेम्ब्रेन बाहर है, अंदर क्या है? जो न्यूक्लियस है उसकी भी, जो डीएनए है उसकी भी एक मेम्ब्रेन अलग से लगी हुई है, मतलब एक न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। तो अब जितने भी प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दैट इज यूकैरियोटिक। जब हम ये 5 किंगडम बोलते हैं तो हमेशा पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, उसके बाद फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया, इसी सीक्वेंस में ही बोलते हैं, क्योंकि इसी सीक्वेंस में ही मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया अपीयर हुए थे। मतलब जब अर्थ पर कुछ भी नहीं था, कोई लिविंग सेल नहीं था, तो सबसे पहले जो अपीयर हुए देवर मोनेरा। फिर धीरे धीरे आए प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांट्स, देन एनिमल्स। इनके अंदर धीरे धीरे क्या हुई? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कैसे आती है? बाय वेरिएशंस। तो स्मॉल स्मॉल चेंजेस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएशंस। छोटी छोटी चेंजेस आई, छोटी छोटी वेरिएशंस आई, फिर वो वेरिएशंस बड़ी हो गई और क्या बन गया? वो एवोल्यूशन। तो इस तरह से मोनेरा से इवॉल्व होकर क्या बने? प्रोटिस्टा। मोनेरा में सभी क्या थे? प्रोकैरियोटिक, लेकिन धीरे धीरे उनके अंदर चेंज आई और उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या बन गई? यूकैरियोटिक। लेकिन अभी भी वो क्या रहे? यूनिसेलुलर ही रहे। आगे जब हम फंजाई पढ़ेंगे तो वो मल्टीसेलुलर हो गए। तो धीरे धीरे इनके अंदर एवोल्यूशन आती रही, इनके अंदर चेंजेस आती रही, और फाइनली आज के ऑर्गेनिज्म, सबसे वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स इनमें से बने, और हम आते हैं अंडर किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा। कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, फाइलम ही निकलता है मेरे मुंह से, किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन सब का करेक्टर, कॉमन करेक्टर्स क्या क्या होंगे? सबसे पहला करेक्टर कॉमन तो क्या हो गया? सभी क्या है? यूनिसेलुलर। सभी की ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यूकैरियोटिक, मतलब
दो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस अलग से है या और ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन अलग से और एक बाहर मेम्ब्रेन अलग से है। अगेन ये सब अभी भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक। मोनेरा कलम में किया था, मोनेरा के भी सभी मेंबर्स क्या थे, माइक्रोस्कोपिक, और अभी प्रोटिस्टा के भी सभी मेंबर्स क्या हैं, दे ऑल आर माइक्रोस्कोपिक। हम ऐसे उनको नहीं देख सकते। रहते कहां पर हैं, हैबिटेट क्या है इनका, दे ऑल आर प्राइमरीली एक्वाटिक। पहले तो ये पानी में ही रहेंगे, धीरे धीरे कोई लैंड पर भी रह सकता है, हमारी बॉडी के अंदर भी रह सकता है। जैसे जैसे इसमें वेरिएशंस आई, एवोल्यूशन हुआ, तो ये हमारी बॉडी तक भी पहुंच गए। सेल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो इनके अंदर एक अच्छा सा न्यूक्लियस हमें अलग से दिखता है, और सारी ऑर्गेनेल्स जो हैं उन सब की अलग से एक मेम्ब्रेन है, दे ऑल आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब तो होगी, प्लस हर एक ऑर्गन की अपनी अलग से मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। किंगडम प्रोटिस्टा की एक खास बात और है कि इसके जो मेंबर्स हैं उनको हम लिंक कर सकते हैं बाकी के और जो किंगडम्स हैं उनके मेंबर्स के साथ। किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी फीचर्स हैं वो, उनमें से कुछ एक फीचर प्लांट्स के साथ भी मिलते हैं, कुछ एक फीचर्स एनिमल्स के साथ भी मिलते हैं, कुछ एक के फीचर्स जो हैं वो फंजाई के साथ भी मिलते हैं। तो प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिजम्स डाले गए उन सबको एक उनकी बाउंड्री बनाना कि बस अगर यही करेक्टर होगा तो प्रोटिस्टा है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्योंकि इनके करेक्टर्स बड़े ही कॉमन थे जो बाकी के किंगडम्स में भी देखे जा रहे थे। अब किसमें क्या करेक्टर होता है, जब मैं ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी। अलग अलग तरह से ये प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई से रिजेंबल करते हैं। प्लांट्स जैसा इनके अंदर क्या है, प्लांट्स जैसा ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं, कुछ मेंबर्स ऐसा भी नहीं, कुछ मेंबर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। एनिमल्स जैसा इनके अंदर क्या है, ये मूव करते हैं, और फंगस जैसा इनमें क्या है कि ये डेड ऑर्गेनिजम्स को अपना फूड बनाकर खाते हैं। सभी नहीं, कोई कोई करेक्टर किसी किसी मेंबर में है, ठीक है। तो ये सब करेक्टर होने की वजह से हम ये कहते हैं कि प्रोटिस्टा की कोई बाउंड्री नहीं है, उसके करेक्टर प्रोटिस्टा वाले तो हैं ही इनके मेंबर्स के, प्लस प्लांट्स वाले भी हैं, एनिमल्स वाले भी हैं और फंजाई वाले भी हैं। अब बात करते हैं इनकी न्यूट्रिशन की। किंगडम प्रोटिस्टा के सभी मेंबर्स जो हैं वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स के न्यूट्रिशन का जो मोड है दैट ऑटोट्रॉफिक, मतलब अपना फूड अपने आप ही खुद से बना लेना, ऑटोमेटिकली बना लेना, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद से बना लेना, ऐसा प्रोटिस्टा करते हैं। इवन कि जितने भी ओशियंस हैं हमारे, जितने भी बड़े बड़े समुंदर हैं, उनमें जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका मेजर पार्ट, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो फोटोसिंथेसिस का है वो यही प्रोटिस्ट ही करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के ही मेंबर्स सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं ओशियंस के अंदर, ठीक है। तो जितना भी ओशियंस के अंदर, वैसे भी अगर हम देखें ना तो पूरे लैंड गिन लो, अर्थ का पूरा वाटर वाला पार्ट गिन लो, इन सबको काउंट करके अगर आप फोटोसिंथेसिस देखो तो हमें जितने जमीन पर, लैंड पर प्लांट्स दिखते हैं ना, उनका फोटोसिंथेसिस बहुत ही कम हिस्सा जो है वो देता है ओवरऑल पूरे अर्थ के फोटोसिंथेसिस में। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता ही कहाँ पर है, ओशियंस के अंदर, ठीक है। तो उसमें भी सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, ये प्रोटिस्ट जो है, जो ओशियंस के अंदर रह रहे हैं, वो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। दूसरी तरह का इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि अपना खाना खुद ना बनाकर किसी से ऑब्टेन करना। जो अपना खाना किसी और से ऑब्टेन करते हैं और प्रोटिस्ट जैसे कैरेक्टर शो करते हैं, उनको हम जू प्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। जू प्लैंक्टन वो होते हैं जो ओशंस में रहने वाले छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, जो कि छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स को ही खाना पसंद करते हैं। ऐसे एनिमल्स फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं ओशंस के ऊपर, ठीक है, और ये सब भी प्रोटिस्टा के अंदर ही
आते हैं। प्रोटिस्टा की एक और खास बात है, दे डू नॉट हैव सेल वॉल। मोनेरा के सभी मेंबर्स के पास सेल वॉल थी, लेकिन प्रोटिस्टा के सभी मेंबर्स के पास सेल वॉल हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक और टाइप की न्यूट्रिशन ये शो करते हैं, दैट इज होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है कि अपना खाना माउथ में लेकर उसको निगलना, जो अपना खाना निगलते हैं पूरा, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके अलावा प्रोटिस्टा के जो कुछ मेंबर्स हैं, जो कि हम कहें कि कुछ एनिमल्स के साथ रहते हैं इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। जैसे बायो का एग्जाम देना है आपने, है ना, दो बेस्ट फ्रेंड्स हो, एक कहे कि मैं पूरी जोलॉजी कर लेता हूँ और एक कहे कि मैं पूरी बॉटनी पढ़ लेता हूँ। जोलॉजी वाले क्वेश्चन मैं तुझे करा दूंगा, बॉटनी वाले तू मुझे करा देना। तो दोनों ने ही अच्छे नंबरों से पेपर पास कर लिए, तो ये उनका क्या हो गया? म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप। दोनों को बराबर बराबर फायदा हो गया, जिसके पास जो चीज नहीं थी वो उसको मिल गई। इस तरह के रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। ठीक है। तो कई सारे प्रोटिस्टा के ऐसे मेंबर्स हैं जो कई एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं और कौन सा रिलेशनशिप शो करते हैं? सिम्बियोटिक या म्यूचुअल बेनिफिशियल, जिसमें दोनों ही फायदे में रह रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे होता है कि जैसे कुछ टर्माइट्स होती हैं, जिसे हम दीमक बोलते हैं, या कुछ कीड़े होते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन में भी रहते हैं, प्रोटिस्ट जैसे हैं, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं करते। कुछ एनिमल्स के अंदर भी रहते हैं, कुछ जो है डिकम्पोजर्स की तरह भी काम करते हैं, लेकिन ये हमारे फायदे के लिए होते हैं। इन्हें भी फायदा मिलता है कि इनको फूड मिल गया, हमारा फायदा ये होता है कि जो वेस्ट है वो सारा डंप हो गया कहीं पर। अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें, तो जितने भी प्रोटिस्टा के मेंबर हैं उनकी रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल ही होती है। ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय बाइनरी फिजन। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी मतलब दो में, फिजन का मतलब ब्रेक होना। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो पार्ट्स में ब्रेक होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। तो जब ये प्रोटिस्टा के मेंबर, फॉर एग्जांपल अमीबा तो सबको मालूम होगा, तो अगर ये अमीबा को, इसने मैक्सिमम अपनी ग्रोथ कर ली, जितना ये बड़ा हो सकता था ये हो गया, उसके बाद ये अमीबा क्या करता है? ये अपनी बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। बराबर बराबर न्यूक्लियस, बराबर बराबर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, और इससे बन जाते हैं दो छोटे छोटे डॉटर अमीबा। तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और अपने आप को दो पीसेस में उसने डिवाइड कर लिया, इसे हम क्या बोलेंगे? बाइनरी। ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज, प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन बी प्रोड्यूसर्स, मतलब जो अपना फूड खुद से बनाते हैं। दे कैन बी कंज्यूमर्स, जो फूड बना बनाया खुद खाते हैं। एंड दे कैन बी डीकम्पोजर्स, जो डेड जो है सारा फूड उसको डिकम्पोज करते हैं। तो सभी तरह के न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा शो करते हैं, इसीलिए इनके कैरेक्टर्स भी मिक्स्ड हैं सभी तरह के किंगडम्स के साथ। ठीक है। अब देखते हैं कि प्रोटिस्टा के कुछ एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, स्पेशली जो जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं वो आपको सबके सब याद होने चाहिए और उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल भी आपको मालूम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रोटिस्टा की एक एग्जाम्पल है डायटम्स। अभी इनको हम क्लास में डिवाइड करेंगे और फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही कुछ प्रोटिस्ट हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, ये भी शायद आपने 9th-10th में कहीं पढ़ा होगा। स्लाइम मोल्ड्स, अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं
किंगडम प्रोटिस्टा के। अब किंगडम प्रोटिस्टा को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो हम इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, ऐसे प्रोटिस्टा के मेंबर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। दूसरा हम कैटेगरी ले सकते हैं सेप्रोफिटिक, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर या प्लांट्स पर अपना जो है फूड उनसे लेकर खुद जिंदा रहते हैं। और थर्ड होते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। ठीक है, सबसे पहले आज हम करेंगे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट को भी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं। तो इनको हम फर्दर आगे और क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। नंबर 1 आर क्राइजोफाइट्स, नंबर 2 आर डाइनोफ्लैजिलेट्स, and number 3 are euglenoids. Chrysophytes, dinoflagellates and euglenoids, ये तीन कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्राइजोफाइट्स क्या करते हैं। क्राइजोफाइट्स नाम के जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, इसके अंदर आ जाते हैं डायटम्स एंड गोल्डन ब्राउन एल्गी। ये जो गोल्डन ब्राउन एल्गी है, इनको हम डेस्मिड्स भी बोलते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, डेस्मिड्स भी इनको कहा जाता है। क्या करेक्टर होते हैं इनके अंदर, क्या क्या करते हैं ये। सबसे पहली चीज, सबसे पहला इनका करेक्टर, ये हमेशा ही माइक्रोस्कोपिक होंगे। सेकेंड इनका करेक्टर, ये हमेशा वाटर में ही मिलेंगे, दे आर ऑलवेज एक्वेटिक। और एक्वेटिक भी स्पेशल तरह के, पानी पर हमेशा ये सरफेस के ऊपर फ्लोट नहीं करते हुए मिलेंगे, ऐसे चुपचाप पड़े होंगे। जिस डायरेक्शन में पानी जाएगा उस डायरेक्शन में जो है ये क्राइजोफाइट्स जो है वो मूव करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये फ्लोट तो करते हैं लेकिन पैसिवली। पैसिवली मतलब जिस तरफ वेव आ रही है पानी की उसी डायरेक्शन में ये मूव करेंगे। ऐसा नहीं कि ये खुद से मूव करके इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं। तो जहां पर वाटर करंट्स आएंगे उस डायरेक्शन में ये मूव करने लग जाएंगे। दोनों तरह के वाटर में मिलते हैं, फ्रेश एंड मेरीन। फ्रेश वाटर मतलब नदियों नालों का, तालाब का पानी, और मेरीन मतलब समुद्र का पानी। तो दोनों तरह के ही पानी में ये हमें मिल सकते हैं। एक्वाटिक इकोसिस्टम में, यानी कि समुद्रों में सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस है जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस है वो यही क्राइजोफाइट्स ही करते हैं। क्राइजोफाइट्स के अंदर आ जाते हैं, हमने पढ़ा डायटम्स। डायटम्स के बारे में एक बड़ी खास बात है। डायटम्स क्या होते हैं, डायटम्स इस तरह से बने हैं कि इनकी एक सेल वॉल दूसरी सेल वॉल के अंदर इस तरह से फिट आ जाती है। ठीक है, ये ऐसे होता है जैसे दो ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं। जैसे आपका सोप बॉक्स होता है, सोप बॉक्स में एक नीचे पार्ट होता है जिसके ऊपर सोप रखा जाता है और ऊपर एक ढक्कन उसके ऊपर लगा दिया जाता है जो उसके अंदर बिल्कुल फिट आता है। बिल्कुल ऐसे ही सेल वॉल की बनी हुई इनकी दो शेल्स होती हैं जो एक दूसरे के अंदर इस तरह से फिट आ जाती हैं और एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। ठीक है, तो अगर हम बाहर से इनको देखें तो हमें सोप बॉक्स जैसी अपीयरेंस इनकी हमें दिखती है। अगर हम देखें कि बाहर से ये किस चीज से बने हुए हैं, तो ये बने हुए होते हैं सिलिका के। सिलिका का इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका से बनी हुई होती है और ये काफी हार्ड होते हैं।
और जब ये खत्म हो जाते हैं, जब ये डेड हो जाते हैं डाई एटम्स, तो क्या करते हैं, डाई एटम्स तो खत्म हो गए, लेकिन इनकी जो ये सिलिका वाली सारी शेल है ना, ये एज इट इज समुद्र के आसपास पड़ी रहती है, ओशन फ्लोर पर। समुद्र का जो तल होगा, जो उसका फ्लोर होगा, वहां पर या आसपास वहीं पर ये जैसे लहरों से एक साथ आए, डाई एटम्स वहां पर गिर गए, जब वो डेड हो गए तो वो सारे वहां पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो वहां पर अगर हम जाकर देखें तो कुछ बिलियन सालों में, जैसे क्योंकि डाई एटम्स क्या है, ये तो माइक्रोस्कोपिक है, कोई 2 4 या 100 1000 से तो कुछ बनेगा नहीं, लाखों करोड़ों अरबों, जब बहुत सारे डाई एटम्स डेड हो जाते हैं, ओशन फ्लोर पर इकट्ठे हो जाते हैं हजारों सालों में, तो उसके बाद वहां पर एक स्पेशल तरह की अर्थ बन जाती है, डाई एटोमिशियस अर्थ। मतलब वो पूरी जमीन हमें डाई एटम से ही ढकी हुई नजर आती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, डाई एटोमिशियस अर्थ। इस अर्थ पर जो सॉइल होगी, इट विल बी ग्रिटी। ग्रिटी मतलब थोड़ी सी चमकदार सी होगी, और उसमें जैसे दानेदार सी होगी, चमकदार होगी, और इस अर्थ को, जो इसका पीस है, उसका पाउडर बनाकर उसको हम जो है पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो कारपेंटर्स हैं, वो एक पेपर सा वो यूज करते हैं रबिंग के लिए, जो वुडन चीजें होती हैं उनकी सरफेस को क्लीन करने के लिए या उनको बराबर करने के लिए, पॉलिश उतारने के लिए, तो एक वो ग्रिटी सा पेपर होता है जिसके ऊपर छोटे दाने होते हैं, चमक भी होती है, वो उससे रगड़ते हैं। वो किस चीज से बनता है, वो बनता है डायटोमिशियस अर्थ से। बिल्कुल ऐसे ही डायटम्स, डायटोमिशियस अर्थ वहां पर आपको दिखेगी, और उसी को वो फ्लैट जो है पेपर्स की फॉर्म में बनाकर हमें मार्केट में मिलते हैं। जो डाई एटम्स हैं, इनकी एक और खास बात है कि ये डाई एटम्स जो हैं, ये छोटी छोटी इम्प्योरिटीज जो हैं लिक्विड से वो अपने अंदर निकाल लेते हैं। मतलब जिस पानी में डाई एटम्स होंगे, वो सारी मिट्टी और जो भी छोटे छोटे से कंकर होंगे, वो सब चीजों को अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ऊपर का जो सरफेस वाला वाटर होगा, दैट विल बी वेरी फ्रेश एंड फिल्टर्ड, क्योंकि उसमें सॉलिड बड़ी बड़ी जो इम्प्योरिटीज हैं वो सब हट जाएंगी। तो हम इन डाई एटम्स को हम यूज करते हैं अगर हमने किसी चीज को फिल्टर करना है। जैसे जूसेस हैं, बाजार में अगर कोई जूस मिलता है तो वो बहुत क्लियर होता है, तो उनको फिल्टर किया जाता है उन जूसेस को। तो वो जूसेस को फिल्टर करने के लिए हम इस डायटोमिशियस अर्थ के पार्ट को यूज करते हैं। ऑयल्स को क्लियर करने के लिए और सिरप्स को क्लियर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ताकि उनमें से जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है वो निकल जाए और बाद में जो लिक्विड है वो हमें एकदम क्लियर दिखे। डाई एटम्स का ही एक एग्जाम्पल है, इसका एक ऑर्गेनिज्म है ट्राइसीरेटियम। ट्राइसीरेटियम कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप का ही होता है, ऑफ कोर्स ओशियन में ही रहेगा ये। और इसकी खास बात क्या है कि इसके अंदर होते हैं बहुत सारे इस तरह से न्यूक्लियस। ये एक नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियस वाला एक ऑर्गेनिज्म है, और ये आता है डाई एटम्स के अंदर। और डाई एटम्स किसके अंदर आते हैं, डाई एटम्स आते हैं अंदर क्राइजोफाइट्स। और क्राइजोफाइट्स कौन है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। एक बार फिर से सारा देखते हैं। हमने जो है प्रोटिस्टा को जो है डिवाइड किया 3 क्लास में। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो अपना फूड खुद बनाते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, एंड प्रोटोजोन प्रोटिस्ट वो या तो किसी और से फूड लेते हैं या फिर किसी की बॉडी के अंदर रहकर उसको बीमार करके अपना फूड गेन करते हैं एज अ पैरासाइट। सबसे पहले हमने पढ़े फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। तो इसमें जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, उसमें आ जाते हैं क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स। क्राइजोफाइट्स में आ जाते हैं डायटम्स और गोल्डन ब्राउन एल्गी, जिनको हम बोलते हैं डेस्मिड्स। पानी की सरफेस पे चुपचाप ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, जिस तरफ वाटर करंट उस तरफ ये मूव कर जाते हैं। दोनों तरह के फ्रेश और मेरीन वाटर में ये रहते हैं। और जितना भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में पानी में जितना भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यही डायटम्स करते हैं। डायटम्स को अगर हम देखें तो इनकी बॉडी कैसे होती है, इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका की बनी हुई होती है, और सोप बॉक्स, साबुन के डब्बे जैसी होती है। एक पार्ट छोटा, दूसरा पार्ट इतना बड़ा कि वो उसके अंदर आसानी से फिट आ सके। और इनकी सरफेस जो है वो कैसी होती है, ग्रिटी होती है। सॉइल जो है दैट इज ग्रिटी। ग्रिटी मींस कि ऊपर उसके अंदर दानेदार और चमक होती है,
जिसकी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था कि कारपेंटर्स जो है वो सारा क्लीन करने के लिए जो यूज करते हैं फर्नीचर वगैरह, उसकी सरफेस को बराबर बनाने के लिए तो ग्रिटिसाइड पेपर यूज करते हैं, वो भी किससे बनता है, डाई आइटम से। प्लस डाई आइटम्स कई तरह के ऑयल्स, सिरप्स को और इवन वाटर को भी फिल्टर करने के काम आते हैं। जो फिल्टर्स लगे होते हैं बीच में, दे कंटेन डाई आइटम्स। ठीक है, सेकेंड जो क्लास है दैट इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या है, ये भी होते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि एक ही सेल के बने हुए हैं। दे आर मोस्टली मैरीन, समुद्र के पानी में ही रहते हैं। फोटोसिंथेसिस अपना खुद से करते हैं, तभी ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में है। फोटोसिंथेसिस अपना खुद से करेंगे। बाहर से अगर हम इनको देखें तो ये कुछ येलो से लेकर गोल्डन कलर के हमें दिख सकते हैं। येलो भी हो सकता है और गोल्डन भी हो सकता है, ब्राउन भी कलर हो सकता है, डिपेंड करता है इनके पास कितना पिगमेंट है। जितना हल्का पिगमेंट तो येलो, और डार्क होता है तो ब्राउन, और बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा तो दे कैन बी गोल्डन आल्सो। इनकी एक सबसे खास बात क्या है, दे शो बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या है, बायो मीन्स लिविंग और ल्यूमिनेसेंस मीन्स ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब जो चमके। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने में से लाइट एमिट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं कि वो शो कर रहे हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, जैसे आपने वो पढ़ा है जुगनू, देखा हुआ है ना, जुगनू में से लाइट निकलती है तो वो एक इंसेक्ट है। क्या है, एक इंसेक्ट, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें से लाइट निकले वो क्या कहलाएंगे, बायोल्यूमिनेसेंट। ठीक है, उन्हीं में से एक है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स को अगर हम इनकी बॉडी को देखें, डाइनोफ्लैजिलेट्स की बॉडी को अगर हम देखें, बंद कर दो, बंद कर दो इसको। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बॉडी जो है सेल वॉल से ढकी हुई है। जैसे हमने डाई एटम्स किए थे, डाई एटम्स की सेल वॉल बनी हुई थी सिलिका से, इनकी सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज की। जैसे प्लांट्स की सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी है, इनकी भी सेल वॉल सेलुलोज की ही बनी है। डाइनोफ्लैजिलेट्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये हमें कुछ ऐसे दिखते हैं। इनको डाइनोफ्लैजिलेट्स क्यों कहते हैं, डाई मीन्स टू, तो डाइनो का मतलब भी टू, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजेला। इनकी बॉडी के अंदर दो तरह के फ्लैजेला इनके अंदर लगे हुए होते हैं। तो एक फ्लैजेला जो है वो इस तरह से लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल, और दूसरा फ्लैजेला इस तरह से ट्रांसवर्स। एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा फ्लैजेला होता है ट्रांसवर्स। तो ये दो फ्लैजेला वाले जो है इन्हें हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, इन्हें हम बोलेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। अगर ध्यान से हम इनकी बॉडी को देखें तो ये इस तरह से, ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है जैसे कोई आर्म्ड हो। जैसे पुराने राजे महाराजाओं की जो सेना होती थी तो वो पूरा कवच पहन कर रखते थे। तो ये इनकी पूरी बॉडी ऐसे लगती है कि जैसे किसी का कोई कवच हो, जैसे किसी ने कोई अपना डिफेंस के लिए अपना बॉडी को आर्म्ड किया हो। आर्म्ड मतलब कि हथियार बंद, कि बहुत सारे हथियारों से अपने आप को भर रखा है, ऐसे दिखते हैं ये डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स की एक और खास बात है कि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है इनके अंदर, एक से दो, दो से चार, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। और एक इनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि डाइनोफ्लैजिलेट्स समुद्रों में क्रिएट करते हैं रेड टाइप्स। अगर आप समुद्र किनारे घूमे तो आप शाम के वक्त देख सकते हैं कि डाइनोफ्लैजिलेट्स जो हैं उनमें से एक तो लाइट निकलती है, कलर इनका होता है येलो, ब्राउन या गोल्डन। और जब ये एक साथ पूरी हजारों लाखों की संख्या में होते हैं तो पूरी एक वेव जब आती है समुद्र के अंदर, एक पूरी लहर आती है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स उस पूरी लहर को कवर कर लेते हैं। और समुद्र किनारे चलते हुए स्पेशली अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो रेड कलर की टाइड्स, यानी कि लाल रंग की वेव्स जो है वो समुद्र में उठ रही हैं। एक्चुअल में वो रेड कलर क्यों बना, बहुत सारे येलो और गोल्डन जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स उन्होंने मिलकर एक रेडिश सा कलर दे देता है,
पूरे समुद्र की उस लहर को, और उन्हें हम बोलते हैं रेड टाइड्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, इनकी ये क्लास है, जैसे डायटम्स एक क्लास थी, उसका एग्जांपल हमने किया था ट्राइसेरेटियम। ठीक है, डायटम्स एक क्लास है जिसका एग्जांपल था ट्राइसेरेटियम। ऐसे ही डायनोफ्लैजिलेट्स भी एक क्लास है, इसका एक एग्जांपल है बहुत ही गॉनेलक्स। चुपचाप बैठो। गॉनेलक्स, गॉनेलक्स जो है, इसके बारे में जो चीज नोट्स में नहीं दी होगी तो आप एक बार नोट कर लेना। गॉनेलक्स जो है, इट इज गोल्डन ब्राउन इन कलर। गोल्डन ब्राउन कलर का होता है ये। इसकी एक खास बात क्या है कि ये जो गॉनोलेक्स है, ये बहुत समुद्र में टॉक्सिन रिलीज करता है। एक्चुअली इसकी बॉडी के अंदर ही टॉक्सिन्स होते हैं। ज्यादातर जो समुद्र में रहने वाली फिशेज हैं, जैसे रोहू, कैटला, ये अलग अलग टाइप की फिशेज हैं। जो लोग फिश खाते हैं, कोस्ट एरिया में रहते हैं, समुद्र के किनारों पे रहते हैं, वो लोग ज्यादातर सी फूड खाते हैं, फिशेस खाते हैं। तो जो खाने वाली फिशेज हैं वो होती है रोहू या कैटला कैटेगरी की। तो ये रोहू और कैटला जो फिशेज हैं, इनको पसंद होता है गॉनोलेक्स खाना। ये रोहू और कैटला जो है, ये गॉनोलेक्स खाती हैं, और गॉनोलेक्स खाने से जो इनका टॉक्सिन है वो इनको कोई असर नहीं करता। फिशेस को ये टॉक्सिन बिल्कुल नहीं मारता। ठीक है, जब इन फिशेस को, जिन फिशेस ने ये गॉनोलेक्स खाया है, उन फिशेस को जब कोई ह्यूमन बीइंग खाएगा तो ये टॉक्सिन उस ह्यूमन बीइंग को खत्म कर देंगे। इसकी वजह से होता क्या है, इस टॉक्सिन की वजह से, इसकी वजह से होता है पीएसपी एक डिजीज। पीएसपी मींस पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। पैरालिटिक मतलब ह्यूमन बींग्स को पैरालिसिस यानी कि लकवे का अटैक हो जाता है, बॉडी की एक साइड काम करनी बंद कर जाती है इस टॉक्सिन की वजह से। शेलफिश खाने की वजह से ये पॉइजनिंग होती है, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। तो गॉनोलेक्स जो है वो फिशेस को अंदर जाता है और टॉक्सिन रिलीज करता है, लेकिन फिशेस को कुछ नहीं होता। लेकिन वो टॉक्सिन वाली फिश जब ह्यूमन बींग्स खा लेते हैं तो उनके अंदर डिजीज हो जाती है पीएसपी, दैट इज पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग। So this is all